तो फर्स्ट पीरियड जो फीमेल को आता है वो एनओव्यूलर होता है, मींस उसमें ओव्यूलेशन नहीं हुआ होता है, ठीक है। और रेगुलर ओव्यूलेशन आने में 2 इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड फीमेल को आता है उसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, और रेगुलर ओव्यूलेशन आने में अप्रोक्स 2 इयर्स का टाइम लग जाता है। मेंसेस में भी इरेगुलर टू स्टार्ट विद, और कई बार ऐसा होता है कि मेंसेस स्टार्ट हुए और इरेगुलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा मेनार्की। फिर आता है मेंस्ट्रुएशन। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है, एक फीमेल है 11 to 12 इयर्स, इधर मेनार्की लिखा है। फिर मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल, मेंस्ट्रुएशन दिखा रखा है 12 to 50 इयर्स। मेनोपॉज दिखा रखा है 50 इयर्स। और फिर डेथ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में क्या है, विजिबल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई पूछे कि मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आती है कि विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। हमें पता है कि एवरी मंथ क्या हो रहा है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो रही है फॉलोइंग इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हॉर्मोन्स, मेनली एचपीओयू एक्सेस। तो एचपीओयू एक्सेस मैंने पहले भी बताई थी आपको, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन यूटेराइन एक्सेस, ठीक है। इस एक्सेस का ही ढंग से कोऑर्डिनेशन होता है तब जाके मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तब जाके पीरियड्स आते हैं, तब जाके मेंसेस होते हैं। तो ये क्या है, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, जिसमें ब्लीडिंग फेज को हम विजिबल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जबकि जो हॉर्मोन्स का रोल हो रहा है, इंटरप्ले हो रहा है हॉर्मोन्स का, वो इनविजिबल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो मेन जो एक्सेस होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरी और यूटेराइन एक्सेस, दिस एक्सेस मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। इस एक्सेस को अच्छे से कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा अगर प्रॉपर मेंसेस होने हैं तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, तो 4 to 5 डेज की ड्यूरेशन रहती है जब हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। गायनी में हिस्ट्री लेते हैं तो ये नोट किए जाती हैं चीजें। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, तो अमाउंट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसमें हम पैड्स पूछते हैं, नंबर ऑफ पैड्स यूज, है ना। तो 20 to 80 ml नॉर्मल देखा जाता है, एवरेज अगर हम निकालें तो 35 ml देखा जाता है, ठीक है। 70% ब्लड लॉस इन फर्स्ट 2 डेज। अब आप लोग खुद भी जानते हैं कि फर्स्ट 2 डेज यानी स्टार्टिंग के 2 डेज में 70% ब्लड लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद मतलब कि स्टार्टिंग के 2 डेज पीरियड्स हैवी रहते हैं, उसके बाद लाइट होने लग जाते हैं। फिर आता है मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज कंसिस्ट ऑफ। अब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज में क्या क्या चीजें होती हैं, तो देखो, डार्क ऑल्टर्ड ब्लड, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स, एंडोमेट्रियल फ्रेगमेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्योंकि कौन निकाल रहा है बाहर, दो ही चीजें कॉन्ट्रैक्शंस कराती हैं, एक प्रोस्टाग्लैंडिन दूसरा ऑक्सीटोसिन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी होंगे, ठीक है। फिर आता है एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि नेचुरली वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ में निकल आते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंसिस्ट ऑफ डार्क ऑल्टर्ड ब्लड, म्यूकस, वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स, एंडोमेट्रियल फ्रेगमेंट्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं ये 2 फेजेस में पढ़ी जाती है। एक फेज जो हो रहा है ओवरी में, दूसरा फेज कहाँ चल रहा है, दूसरा चल रहा है एंडोमेट्रियम में, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक है। अब इसमें बात हो रही है सबसे पहले बिफोर बर्थ की, ठीक है। जब फीमेल ने अभी बर्थ नहीं लिया है, और इसमें क्या दिखा रहा है, जर्म सेल्स माइग्रेट फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ द योक सैक इन द रीजन ऑफ हाइंड गट। तो जर्म सेल्स कहाँ से बनती हैं, जर्म सेल्स बनती हैं एंडोडर्म से। इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि एंडोडर्म से ओरिजिन होता है जर्म सेल्स का। अब रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स, अभी जो फीमेल फीटस है वो मदर के अंदर ही है, वो बात चल रही है अभी ये, ठीक है। तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स बाय 20 वीक्स, ठीक है। 20 वीक्स में क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। तो 20 वीक्स का मतलब क्या हो गया, यानी फिफ्थ मंथ में, ठीक है। फिफ्थ मंथ ऑफ जेस्टेशन में क्या हो रहा है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। द नंबर रीचेस अबाउट 7 मिलियन। और इस टाइम पे जो ये सेल्स होती हैं जर्म सेल्स, ये माइटोटिक डिवीजन कर करके इनका नंबर कहाँ पहुंच जाता है, 7 मिलियन पहुंच जाता है। मेजोरिटी कंटिन्यू टू डिवाइड, और मेजोरिटी सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, जिन्हें हम ओगोनिया कहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ में कुछ क्या करती हैं, एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन।
उनमें से कुछ कहाँ एंटर कर जाती हैं, मियोटिक डिवीजन में एंटर कर जाती हैं प्रोफेज वन में। ठीक है, हमें पता है मियोसिस की चार स्टेजेस होती हैं। पीएम80 से याद करते थे हम पहले भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब मियोसिस में भी प्रोफेज वन में चार स्टेजेस होती थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। ठीक है, ये याद आ रहा है। मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा होगा पहले, सेल साइकिल। तो सम ऑफ देम एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो जो सेल्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में प्रोफेज में एंटर कर जाती हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होती हैं, सॉरी पहले बनाती हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यहाँ पे लिखना प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये जाके कन्वर्ट होता है आगे प्राइमरी oocyte में। ठीक है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। अब ये जो स्टेज होती है, ये अरेस्ट एट द स्टेज ऑफ डिप्लोटीन ऑफ मियोसिस वन अंटिल ओव्यूलेशन। अब जब तक ओव्यूलेशन नहीं हो जाता ये पड़े रहते हैं डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस वन। ठीक है, दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है एट अबाउट 20 वीक्स, और ये जो संख्या होती है, जो नंबर होता है, पहुंच जाता है 7 मिलियन। और मेजोरिटी ऑफ सेल्स डिवाइड करती रहती हैं, और लेकिन उनमें से कुछ सेल्स कहाँ एंटर कर जाती हैं, प्रोफेज वन में एंटर कर जाती हैं मियोटिक डिवीजन के। और ये आगे चल के बनाती हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से बनता है प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte होता है ये रुक जाता है मियोसिस वन की डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है मैच्योरेशन फेज। अब क्या हुआ, फीमेल का बर्थ हो गया, प्यूबर्टी आ गई। अब प्यूबर्टी में क्या होगा, एलएच सर्ज होगा। ठीक है, ड्यू टू मिड साइकिल एलएच सर्ज दैट इनिशिएट द रिजम्पशन ऑफ मियोसिस वन। अब क्या होगा, ये जो एलएच सर्ज हुआ था, इस वजह से जो मियोसिस वन है वो रिज्यूम हो जाएगी, दोबारा से होने लग जाएगी मियोसिस वन। द प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जो कि डिप्लोटीन पे रुक गई थी। अब क्या होगा, द प्राइमरी oocyte अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गिविंग राइज टू सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्या होगा देखो, ये हमारा प्राइमरी oocyte बना था। इसमें क्या होगा, मियोसिस वन ये कंप्लीट करेगा, डिप्लोटीन पे स्टॉप हुआ था तो डिप्लोटीन भी कंप्लीट होगी, मियोसिस वन कंप्लीट होगा, बनेगा, ये था प्राइमरी oocyte, बनेगा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और रिलीज होगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। ठीक है, और ये अब ये जो सेकेंडरी oocyte बना, इट विल immediately begin मियोसिस टू। ये क्या करेगा, अब मियोसिस वन खत्म हुआ, मियोसिस टू स्टार्ट करेगा, बट स्टॉप्स एट मेटाफेज। ठीक है, लेकिन ये भी कहाँ रुक जाएगा, मियोसिस टू मेटाफेज पे रुक जाएगा। अब ये मियोसिस टू का कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte ऐसे ही डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा फॉलिकुलर फेज और मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जब फीमेल को प्यूबर्टी आई तो एलएच सर्ज हुआ, मियोसिस वन रिज्यूम हुई, मियोसिस वन में जो प्राइमरी oocyte था हमारा वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हुई, सेकेंडरी oocyte ने दोबारा से मियोसिस टू स्टार्ट की, लेकिन फिर वो मेटाफेज में रुक गया। अब ये मेटाफेज में रुकने से क्या होगा, ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब जाके ये मियोसिस टू कंप्लीट होगी, नहीं तो ये सेकेंडरी oocyte ऐसे ही डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई सभी को, बताओ, कुछ रिपीट करना है तो अभी बता दो। क्लियर है सभी को? हाँ हाँ मैम। या ना तो बता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही चीज दिखा रखी है फिर से, जो हमने अभी देखा कि पहले रैपिड माइटोसिस होता है, रैपिड डिवीजन होता है,
यहाँ पे क्या बना है देखो, प्राइमरी oocyte बना है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये क्या बनाएगा, देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल इसे इसे भी कहा जाता है। आगे चल के ये प्राइमरी oocyte बनाता है जो कि प्रोफेज 1 में रुक गया। फिर प्यूबर्टी में, ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, अब क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोफेज 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या होगा, ये मियोसिस 1 कंप्लीटेड, वन प्राइमरी oocyte ईच मंथ इन रिस्पॉन्स टू एलएच सर्ज, ठीक है। हर एक प्राइमरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगी जैसे ये एलएच सर्ज हुआ। अब सेकेंडरी oocyte जो बना, अरेस्टेड इन मेटाफेज 1, ठीक है, ये कहाँ अरेस्ट हो गया, मेटाफेज 2 सॉरी, क्योंकि दूसरा मियोसिस स्टार्ट हुआ है तो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, अब जब स्पर्म आया, तभी जाके मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ओनली इफ स्पर्म पेनिट्रेट। अगर स्पर्म पेनिट्रेट नहीं किया तो ये मेटाफेज 2 में ही रह के डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज दिखा रखी है। अब देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल की जो हम बात कर रहे थे, प्राइमरी oocyte या प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो आगे चल के प्राइमरी oocyte बनाएगा, प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, ये हमने देखा एट 20 वीक्स कितनी इसकी संख्या थी, कितना नंबर था, 6 to 7 मिलियन। एट बर्थ ये कितना हो गया, 1 to 2 मिलियन हो गया। एट प्यूबर्टी ये 3 to 4 लाख कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड में टोटल कितने रह जाते हैं, 400 to 450 रह जाते हैं, ठीक है। तो ये काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये याद रखनी है। अब देखो प्राइमरी oocyte का ये डायग्राम है, ठीक है। तो क्या क्या होता है प्राइमरी oocyte में, सबसे पहले देखो अंदर की, अंदर क्या है, वाइटेलस और वाइटम जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। बाहर की लेयर को वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। फिर इसके बाहर होती है जोना पेलुसिडा। फिर पेरी वाइटेलाइन स्पेस होता है, कोरोना रेडिएटा, थीका सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो यहाँ पे ये जो थीका सेल्स और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने बताया कि इसमें दो तरह के इवेंट्स चलते हैं, एक चलता है ओवेरियन इवेंट, एक चलता है यूटेराइन इवेंट। तो ओवेरियन इवेंट में क्या होता है, ओवरीज में क्या इवेंट चल रहे हैं, और यूटरस में एंडोमेट्रियम में क्या इवेंट चल रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम। ओवरी में क्या इवेंट चल रहे हैं, फॉलिकुलर फेज चल रहा है, लुटियल फेज चल रहा है, ठीक है। फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, और लुटियल फेज का मतलब है कि जब फॉलिकल रप्चर हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है ल्यूटियल फेज। अब यूटेराइन इवेंट्स में आता है प्रोलिफरेटिव फेज, यानी जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है। अगला आता है सिक्रीटरी फेज, यानी जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीटरी बन रही है, उसमें ब्लड वेसल्स इन्वेड कर रही हैं, ठीक है। बोथ द इवेंट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों इवेंट क्या होते हैं, साथ साथ चलते रहते हैं। अब एट प्यूबर्टी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, देखो प्यूबर्टी, जैसे ही फीमेल की प्यूबर्टी आई क्या होगा, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेराइन एक्सेस फंक्शनल होने लग जाती है, ठीक है। HPOU एक्सेस एट प्यूबर्टी, HPOU एक्सेस गेट्स फंक्शनल, ठीक। अब क्या होता है देखो, हाइपोथैलेमस में कंटेन्स आर्क्यूएट न्यूक्लियस व्हिच रिलीजेस GnRH हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, बहुत सारे, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा तो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें से भी एक न्यूक्लियस होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस से रिलीज होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा, अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी ये एंटीरियर लोब पे एक्ट करता है। सिट्स इन सेला टर्सिका, हमें पता है जो बोनी कैविटी होती है, कनेक्टेड वाया द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इससे हार्मोन पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्ट करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से GnRH जब एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचेगा तो ये सिंथेसिस और रिलीज कराएगा LH और FSH का, ठीक है, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि एट प्यूबर्टी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस गेट फंक्शनल। हाइपोथैलेमस तो देखो ये ऐसा होता है आर्क्यूएट न्यूक्लियस एक तरीके का। तो ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस रिलीज करता है GnRH हार्मोन। अब ये हार्मोन हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम के थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि सेला टर्सिका में सिचुएटेड होती है, इसमें आ जाता है।
फिर देखो GnRH on reaching the anterior pituitary stimulates the synthesis and release of both LH and FSH. अब ये क्या करता है, सिंथेसिस भी कराएगा और रिलीज भी कराएगा LH को और FSH को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में से निकला FSH, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH। ये एक्ट करेगा फॉलिकल्स पे, फॉलिकल्स में भी कौन से, ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करेगा। अब देखो ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाती हैं ईस्ट्रोजन, ठीक है, हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये अलग से नोट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH निकला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करेगा, एक्ट ऑन फॉलिकल्स, फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा और उनमें भी ग्रैन्युलोसा सेल्स पे, राइट, ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट करेगा और हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कराएगा। अब ये जो ईस्ट्रोजन है ये 3 काम करता है, क्या क्या करेगा देखो। सबसे पहले यूट्रस पे जाएगा, और यूट्रस में क्या कराना है इसे, प्रोलिफरेटरी चेंजेस कराने हैं एंडोमेट्रियम में, तो ब्रिंग्स प्रोलिफरेटरी चेंजेस इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो यूट्रस है इसमें ये प्रोलिफरेटरी चेंजेस कराएगा। अगला ये देता है एक पॉजिटिव फीडबैक फॉर द रिलीज ऑफ LH। ये LH के रिलीज को एक पॉजिटिव फीडबैक देता है कि देखो भाई अब ईस्ट्रोजन बढ़ गया है, अब LH सर्ज कराना है, ठीक है, ईस्ट्रोजन एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है और तभी जाके LH सर्ज होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है LH के रिलीज के लिए। दूसरा ये क्या करता है, गिव्स नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक फॉर द FSH, ठीक है, FSH ने क्या किया था, ग्रैन्युलोसा सेल्स को स्टिमुलेट किया था, ईस्ट्रोजन निकला था, अब ईस्ट्रोजन एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा, फर्दर ये FSH को एक नेगेटिव फीडबैक देगा कि अब मैं ज्यादा हो गया हूं, अब इसको कम कर दो, सो दैट नो मोर FSH विल रिलीज, सो दैट नो मोर FSH विल रिलीज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकला जिसने फॉलिकल्स की ग्रैन्युलोसा सेल्स पे एक्ट किया, ईस्ट्रोजन को निकलवाया। अब ईस्ट्रोजन 3 फंक्शन कर रहा है, पहला ये यूट्रस में जाके प्रोलिफरेटरी चेंजेस कराएगा, दूसरा ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा LH के रिलीज के लिए, अगला ये क्या करेगा, एक नेगेटिव फीडबैक देगा FSH के लिए और FSH रिलीज बंद हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये देखो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था LH के लिए तो LH रिलीज होके क्या करता है, अब LH सर्ज होगा, ठीक है, तो LH क्या करेगा, अब LH सर्ज हो गया, LH बढ़ गया, निकल गया। LH भी 3 काम करता है, सबसे पहले ये एक्ट करेगा ग्रैन्युलोसा सेल्स पे ग्रैन्युलोसा सेल्स पे, और यहां से प्रोड्यूस कराएगा प्रोजेस्ट्रॉन,
ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराएगा। नो डाउट कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज कराता है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन ये ओव्यूलेशन से पहले भी कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बिफोर ओव्यूलेशन वाला है, लिख लेना यहाँ पे, बिफोर ओव्यूलेशन। इन वेरी लो क्वांटिटी निकलता है। अब ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन कम क्वांटिटी में निकला है, ये पॉजिटिव फीडबैक देगा और रिलीज ऑफ FSH एज वेल एज LH। ठीक है, अब क्योंकि कम निकला है तो कम चीज हमेशा पॉजिटिव स्टिमुलेशन देती है कि निकलो, और तो ये FSH और LH को पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है। फिर LH क्या करता है, आप देखो, एक सेल्स देखी थी हमने ग्रैन्युलोसा सेल्स, दूसरी देखी थी थीका सेल्स। तो थीका सेल्स, और उसमें भी थीका दो तरह की होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। तो यहाँ पर बात हो रही है थीका इंटरना सेल्स की। ये थीका इंटरना सेल्स क्या निकालती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन। सही सुना आपने, एंड्रोजन, जो कि एक मेल हार्मोन है। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन है। लेकिन मैंने बताया था एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। ठीक है, एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है, इस एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोजन में। तो ये एंड्रोजन्स ग्रैन्युलोसा सेल्स में जाकर इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, लिख लेना यहाँ पे, कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। ठीक है, अब तीसरा ये जो LH है ये क्या करेगा, अब LH सर अभी हमने देखा था कि जो मियोसिस 2 थी वो प्रोफेज 2 में स्टॉप हो गई थी। ठीक है, सॉरी, मेटाफेज 2 में स्टॉप हो गई थी। अब यहाँ पे LH क्या करेगा, उस मियोसिस को भी कंटिन्यू कराएगा। तो प्राइमरी oocyte arrested in meiosis 1। ठीक है, जैसी प्यूबर्टी आएगी LH सर्ज होगा, मियोसिस 1 जो कि डिप्लोटीन स्टेज में रुक गई थी, मियोसिस 1 ऑफ डिप्लोटीन स्टेज, मियोसिस 1 रिज्यूम हो जाएगी, रिज्यूम्स ड्यू टू LH। ठीक है, और क्या होगा, रिलीज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ है मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 स्टेज में, और ये तभी पूरी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई अभी मैंने, ये बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए कि सबसे पहले ईस्ट्रोजन निकला, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, यूट्रस पे प्रोलिफरेटरी चेंजेस कराएगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, LH का रिलीज कराएगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, FSH के रिलीज को कम कराएगा। अब LH सर्ज होगा तो LH एक्ट करता है सबसे पहले ग्रैन्युलोसा सेल्स पे, वहां से रिलीज कराता है प्रोजेस्ट्रॉन। बिफोर ओव्यूलेशन प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करा रहा है कम अमाउंट में, तो कम अमाउंट की चीज हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक देती है टू रिलीज ऑफ FSH एंड LH। फिर थीका सेल से रिलीज होता है एंड्रोजन जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, लेकिन ये जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स में, और LH की वजह से ये मतलब एरोमेटेज एंजाइम की वजह से कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रोजन में। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो कि मियोसिस 1 की डिप्लोटीन स्टेज में रुक गया था, LH सर्ज की वजह से रिज्यूम हो जाती है मियोसिस 1, और मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होती है और सेकेंडरी oocyte बनता है। अब ये पड़ा रहता है मेटाफेज 2 की स्टेज में, जो कि तब कंप्लीट होगी जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई सभी को समझ, बताओ क्लियर है, आगे चलें। यस मैम। ठीक है, आ रहा है ना समझ सभी को, सब आंसर देते नहीं हो तुम लोग। ठीक है, कहीं पे नहीं आएगा तो बता सकते हैं, इसलिए माइक ओपन कर रखा है। ठीक है, कुछ रिपीट करना हो, यहाँ पे वही चीजें लिखी हैं, LH एक्सॉन, ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन। तो ये एक टेबल के फॉर्म में हमने पढ़ लिया। अब ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो तरह के फेजेस चलते हैं, एक चलता है ओवरी में, एक चलता है एंडोमेट्रियम में। तो यहाँ पे ओवरी वाला दिखा रखा है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम वाला दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, फॉलिकुलर फेज चल रहा है, लुटियल फेज चल रहा है, इधर क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज है और सिक्रीटरी फेज है। ठीक है, ये जो हमने बात की, तो
और यहाँ पे क्या है, ये 14th डे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, एग रिलीज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, फिर आगे चल के यही कॉर्पस एल्विकेंस बनाता है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि बिफोर ओव्यूलेशन अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन वाज गिविंग फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच, ये हम देख चुके कि पहले जो ओव्यूलेशन से पहले ही थोड़े अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकला जिसने एक पॉजिटिव फीडबैक दिया एफएसएच और एलएच को। बट आफ्टर ओव्यूलेशन द हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच एंड एलएच। लेकिन अब मैंने बताया ओव्यूलेशन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन निकला ये हाई अमाउंट में निकलेगा और ये एक नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच और एलएच को, ठीक है, कोई भी हार्मोन अगर ज्यादा अमाउंट में निकलता है वो एक नेगेटिव फीडबैक देता है, जबकि कोई कम अमाउंट में निकलता है तो वो पॉजिटिव फीडबैक देता है। अब जब ये नेगेटिव फीडबैक देगा तो एलएच का लेवल कम हो जाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगोज डीजेनरेशन और कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होएगा, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कम होगा एंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लग जाएगी। एक्सपल्जन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अब यूटेराइन एंडोमेट्रियम की शेडिंग हुई, अब शेडिंग होगी तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शंस होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शंस कौन कराता है, PGF2 अल्फा, ये एक तरह का प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही होते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं जिस वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है, शेडिंग होती है उसकी, वो बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की। तो ओवेरियन साइकिल यानी ओवरी में क्या क्या साइकिल चल रही है, तो इसमें फॉलिकल का मैच्योरेशन, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, कॉर्पस ल्यूटियम और उसका डीजेनरेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो प्री एंट्रल फेज, ठीक है, फॉलिकल में एंट्रम होता है, ठीक है, अंदर से जिस जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, देखो ऐसे ये फॉलिकल है, यहाँ पे इसके चारों तरफ सेल्स हैं, ये जो खाली पार्ट कहलाता है इसको एंट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ये एंट्रम बनने से पहले की स्टेज है, प्री एंट्रल स्टेज। तो 20 एंट्रल फॉलिकल प्रोसीड टू डेवलप इन ईच साइकिल, हर एक साइकिल मींस हर मंथ, एवरी मंथ कितने फॉलिकल्स प्रोसीड करते हैं, 20 एंट्रल फॉलिकल्स प्रोसीड करते हैं। द इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी हार्मोन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टार्टिंग की ग्रोथ होती है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की, जिससे आगे चल के प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनना है, तो स्टार्टिंग की जो ग्रोथ है इसकी, ये किसी हार्मोन के अंडर नहीं होती है, ठीक है। एट अ सर्टेन स्टेज 2 to 5 mm इन साइज, अब जब इनका जो साइज है, इन फॉलिकल्स का जो साइज है वो कितना हो जाता है, 2 to 5 mm साइज हो जाता है, तो ग्रोथ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एफएसएच, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो ग्रोथ होती है ये एफएसएच के अंडर आ जाती है जब ये अटेन कर लेती है 2 to 5 mm का साइज। अब द एफएसएच एक्ट्स अपॉन granules are cells. These cells release estrogen, which give a negative feedback for FSH, and other Graafian follicles undergo atresia. तो ये जो एफएसएच है ये किस पे एक्ट करता है, ग्रेनुलोसा सेल्स पे एक्ट करता है। ग्रेनुलोसा सेल्स क्या रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। अब हमने देख लिया ये सारी चीजें, ईस्ट्रोजन क्या करेगा, फिर से नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को, और जिस वजह से ज्यादा ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा और बाकी जो सेल्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डिजनरेट कर जाती हैं, उनमें एट्रेजिया हो जाता है, ठीक है। इसमें भी जैसे हम देखते हैं ना कि डोमिनेंट स्पर्म जो होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट स्पर्म जो होता है वही पेनिट्रेट करता है, तो सेम यहाँ पर भी चलता है कि डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है वही रहता है, बाकी सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्या होता है डोमिनेंट फॉलिकल। तो देखो सिलेक्शन ऑफ डोमिनेंट फॉलिकल, मैंने बताया प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इनिशियली जो इसकी